presentation and its management, जिसमें we discussed about the breech presentation में क्या करेंगे, और मेंटो इंटीरियर मेंटो पोस्टीरियर कंडीशंस में क्या करेंगे, और शोल्डर प्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल लाई ओब्लिक लाई में क्या करेंगे, फेस प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, सो वो हमने डिस्कस किया था. In this video we will discuss about some other mal presentations and we will discuss about the UQs. So इसमें आपने खोल लेना है अपना लेबर वाला चैप्टर ही, उसमें मेल प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसके बाद लिखा हुआ है, जो हमने वहाँ से देखा था ना पीछे चैप्टर से मेल प्रेजेंटेशन का, वहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है और थोड़ा आपके लेबर के चैप्टर में लिखा हुआ है. तो जो लेबर के चैप्टर में लिखा हुआ है मेल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ब्रीच डिलीवरी का ही बताया हुआ है कि ब्रीच डिलीवरी को आप कैसे जो है वो करोगे, और उसका हम पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं. फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा अबाउट द फेस प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन. तो हम देख लेते हैं उससे रिलेटेड कि हम क्या करेंगे उन केसेस में. सो दिस इज़ एक्चुअली योर पेज नंबर 225. इसमें आपको सबसे पहले मेल प्रेजेंटेशन का ब्रीच प्रेजेंटेशन मिलेगा, और ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो इंसिडेंस होता है वो 3% होता है एट टर्म, और अगर आपसे पूछा जाए कि 30 वीक्स पे क्या इंसिडेंस है तो 20% है. फिर हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ब्रीच डिलीवरी की क्या हो सकती हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं. देन फेस प्रेजेंटेशन का इंसिडेंस भी आपको आना चाहिए कि 1 in 500 लेबर्स जो हैं उनमें फेस प्रेजेंटेशन होती है, और फेस प्रेजेंटेशन भी किस फॉर्म में आएगी, जब कंप्लीट एक्सटेंशन होगी. कॉज ऑफ एक्सटेंशन इज़ अननोन, मैंने उसको बता दिया कि एक्सेसिव जो है एक्सटेंसिव मसल्स काम कर रहे होते हैं, या कोई थायराइड ट्यूमर होता है जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो हाइपर एक्सटेंडेड चला जाता है. सबमेंटो ब्रेगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर जो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो इसका डायमीटर होगा. और फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि फेशियल बोन्स जो होती हैं वो माउल्ड नहीं हो सकती, इस वजह से डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती. फिर अगर हम पैल्पेट करके देखेंगे, ऑब्वियसली फेस प्रेजेंटेशन का हमें कैसे पता चलेगा, हम नीचे फिंगर्स इंसर्ट करेंगे तो हमें नोज़, माउथ एंड आइज़ जो हैं वो विजाइनल एग्जामिनेशन में जो है वो फील होगी. फिर आगे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि फेस प्रेजेंटेशन में अगर मेंटो इंटीरियर होगी तो उसको फ्लैक्शन से डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन मेंटो पोस्टीरियर होगी तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फ्लैक्शन जो है वो नहीं हो सकती, पेरिनियल स्पेस इतनी नहीं होती. मेंटो पोस्टीरियर कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय वेजाइनली. उन्होंने कहा है कि उसके लिए हम सी सेक्शन करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम जो करते हैं फॉरसेप्स डिलीवरी करनी पड़ती है हमें. वेंटोस डिलीवरी जो है वो नहीं करेंगे, हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे जब फॉरसेप्स एंड वेंटोस का, तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि फेस प्रेजेंटेशन में फॉरसेप्स डिलीवरी कर सकते हैं, वैक्यूम अप्लाई नहीं करते फेस प्रेजेंटेशन में. देन द ब्रो प्रेजेंटेशन जो है, इसकी अगर आप इंसिडेंस लिखें तो वो होता है 1500 to 3000 डिलीवरीज. 1 in 1000 लेबर्स जो है इसका होता है, और ये लीस्ट कॉमन होता है. और ब्रो प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली कौन सा डायमीटर होगा, मेंटो वर्टिकल 13.5 सेंटीमीटर सबसे बड़ा डायमीटर होता है. इस वजह से हम जब विजाइनली देखते हैं तो हमें क्या फ़ील होता है ब्रो प्रेजेंटेशन में, एंटीरियर फॉन्टेनेले, सुपराऑर्बिटल रिजेस, और नोज़ जो है वो विजाइनल एग्जामिनेशन पे जो है वो पैल्पेट होती है. इसका मतलब कि दिस इज़ अ ब्रो प्रेजेंटेशन. देन इज़ द शोल्डर प्रेजेंटेशन में ट्रांसवर्स या ओब्लीक लाई होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपैरिटी, पेल्विक ट्यूमर, यूट्राइन एबनॉर्मलीज. और इस केस में जो है वो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे. सो अब आपको पता चल गया कि मेल प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, तो हमने क्या करना है, मींस कि हमने डिलीवरी जो है वो किस मेल प्रेजेंटेशन में करनी है और किस में नहीं करनी. तो इस तरह से जो है ना ये हमारा होता है अटैम्प्ट. अब एक आपकी मेल प्रेजेंटेशन रह जाती है, दैट इज़ अबाउट द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर. नॉर्मल जो बेबी होता है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर होता है, लेकिन अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ आपके कंसेप्ट्स हैं, इनको ध्यान से देखना है आपने. तो इसमें आपका ये जो लिखा हुआ है ना ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की डिलीवरी, दैट इज़ एक्चुअली जो है कहाँ पर, जहाँ पे आपने मैकेनिज़्म ऑफ लेबर देखा था ना, वहाँ पर आता है कि इंटरनल रोटेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ द फीटस हैज़ एंगेज्ड इन द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर
पोजीशन, तो इंटरनल रोटेशन कैन अकर फ्रॉम एन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर टू एन ऑक्सीपिटो इंटीरियर रोटेशन पोजीशन। मतलब ये हो सकता है कि अगर वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो ये हो सकता है कि बेबी खुद ही रोटेट करके ऑक्सीपिटो इंटीरियर ले आए। So the long internal rotation may explain the increased duration of labor associated with the occipito-posterior position. Alternatively, an occipito-posterior position may persist, resulting in the face to pubes delivery. Furthermore, persistent occipito-posterior position can be associated with extension of fetal head and resulting increase in diameter presenting to the pelvic outlet. This may lead to obstructed labor and the need for instrumental delivery or even the सी सेक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या तो वो खुद ही ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो जाएगा या ये होगा कि वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में ही डिलीवर होगा। एज यू कैन सी हियर कि ये बेबी है, वी हैव दिस बेबी, और ये कौन सी पोजीशन में, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में है। इसकी ये ऑक्सीपिट है और ये आपकी ये जो बेबी है उसके राइट पोस्टीरियरली है। सो यहाँ पर या तो ये ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो जाएगा या इसी पोजीशन में अगर ये डिलीवर होता है, अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली अगर वो सीधा इसी में डिलीवर होगा तो दिस विल बी फेस टू प्यूब्स डिलीवरी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, उसकी ऑक्सीपिट पीछे है, इसका मतलब उसकी फेस जो है वो आगे है प्यूब्स की तरफ, तो ये दिस विल बी फेस टू प्यूब्स डिलीवरी। ऐसे हो सकता है जिसमें उसको बेबी को जो है वो एक्सटेंशन करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए, या अगर वो नहीं आ पाता बाहर तो फिर हमें या तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ेगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी ये राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है तो ये इस तरह से कर सकता है कि ये लॉन्ग रोटेशन ले टू ऑक्सीपिटो एंटीरियर। मतलब यहाँ था, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर था, अब यहाँ पे देखें ये ऑक्सीपिट यहाँ आ गया, मतलब उसने यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ तक आने के लिए उसको 135 डिग्रीज़ जो है वो रोटेट करना पड़ेगा। तो इतनी लॉन्ग रोटेशन करके वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर आया। जैसे कि अभी हमने बात की कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर खुद ही रोटेट करेगा, इंटरनल रोटेशन करेगा, और कितनी इंटरनल रोटेशन करेगा, लॉन्ग रोटेशन लेगा, तो दैट विल बी 135 डिग्रीज़ रोटेशन। 135 डिग्रीज़ रोटेशन 135 किस तरह से होगी कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ 45 डिग्रीज़, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 45 डिग्रीज़, तो ये कितनी होगी 90 डिग्री। फिर फर्दर करेगा तो 45 डिग्रीज़, 45 45 45 कितना हो गया 135। तो इसने कितनी की, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से ये गया ऑक्सीपिटो इंटीरियरली, तो कितना हो गया 45 डिग्री पहले की, तो ट्रांसवर्सली आ गया, फिर 45 की, फिर 45 की, तो ये 135 डिग्रीज़ लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन करेगा। तो फिर ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से ऑक्सीपिटो इंटीरियर आएगा, और ऑक्सीपिटो इंटीरियर वैसे ही नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है उसकी। नेक्स्ट इज़ रोटेशन टू द ट्रांसवर्स अरेस्ट। मतलब ये है कि वो चाह रहा था कि मैं किसी तरह इस पोजीशन से जो है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर कर लूँ, लेकिन वो यहाँ पे ही ट्रांसवर्सली ही फंस गया, जिसको हमने पढ़ा हुआ है कि दैट इज़ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, जो आपको मिलता है ऑल्सो इन केस ऑफ एंड्रॉयड पेल्विस। तो ये डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाएगा, फिर इसमें हमें फर्दर प्रॉब्लम जो है वो होगी, और बेबी अब इसमें डिलीवरी नहीं हो सकती उसकी, हमें जो है वो इसको विजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ दिस शॉर्ट रोटेशन टू ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। मैंने आपको बताया कि अगर ये डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होता है तो ये फ्लेक्शन के थ्रू जो है ये जो है क्या करता है कि अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की परसिस्टेंट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है डायरेक्ट, तो एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड की वजह से बेबी डिलीवर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बेबी जो है वो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, तो या तो वो गया इस तरह से और ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो गया, या ये करेगा शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन, ऐसे कर सकता है ना। तो शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस विल बी 45 डिग्री। तो ये शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन करेगा और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में आएगा और वहाँ से एक्सटेंड करके अपना हेड बाहर आ जाएगा। सो रिमेंबर, जब भी आपसे आपके जो है एग्जामिनर पूछें कि एक बच्चा जो है वो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है तो क्या करेंगे,
क्या होगा उसके साथ। तो आप कहेंगे या तो वो लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन लेगा 135 डिग्रीज़ की, या ये होगा कि वो शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन लेगा 90 डिग्रीज़ की। लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन लेगा तो ऑक्सीपिटल इंटीरियर होगा और इजीली डिलीवर हो जाएगा। शॉर्ट पोस्टीरियर लेगा तो ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर होगा और एक्सटेंशन करके बाहर आ जाएगा। या ये हो सकता है कि वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और डीप ट्रांसवर्स रेस्ट में चला गया। तो 3 तरह से हो सकता है, आपने इस तरह से बताना है। और अगर आपसे पूछे डायरेक्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर तो आपने कहना है उसके लिए उसको कोई रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अपनी मर्ज़ी है वो ऑक्सीपिटल इंटीरियर में कट जाए या नहीं, लेकिन वो नहीं जा सकता, अब वो इसी तरह डिलीवर हो सकता है ऑक्सीपिटल पोस्टीरियरली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे कि मेल प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। सो ये भी हमारे पास एक पिक्चर आ जाती है कि ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन थी ये वाली, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन थी, तो या तो ये शॉर्ट इंटीरियर रोटेशन करेगा 1/8 ऑफ द सर्कल और डीप ट्रांसफर से रेस्ट में चला जाएगा, या ये लॉन्ग रोटेशन करेगा 3/8 ऑफ द सर्कल, जिसकी वजह से ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर में ऑक्सीपिटल इंटीरियर में चल जाएगा और डिलीवर हो जाएगा। या ये हो सकता है कि ये शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन करे 1/8 ऑफ द सर्कल और फिर ये परसिस्टेंट पोस्टीरियर पोजीशन में फेस टू प्यूब्स डिलीवरी करेगा, या ऑक्सीपिटल सेक्टरल अरेस्ट भी हो सकती है। तो ये वाला आपने बस याद रखना है, ये 3 आपने याद रखने हैं, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन एंड शॉर्ट पोस्टीरियर। तो आपने 135 डिग्रीज़ का ऑल्टरनेटिव याद रखना है, दैट इज़ 3/8 ऑफ द सर्कल। 3 रोटेशंस की है ना उसने, और उसका आपने 1/8 ऑफ द सर्कल करना है याद, 45 डिग्री, मतलब आपने याद रखना है 45 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 1/8 ऑफ द सर्कल। तो वो 45 प्लस होके 3 दफ़ा हो जाएगा तो 3/8 ऑफ द सर्कल। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि MCQ में पूछ सकते हैं ना, सर्कल की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कि अ प्राइमरी ग्रेविडा कम्स इन द एडवांस्ड लेबर, शी हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ ट्रांसवर्स लाई विद अ प्रोलैप्स्ड हैंड, हाउ विल यू मैनेज हर। अब इस केस में एक तो ट्रांसवर्स लाई है और दूसरा क्या है कि उसका हैंड भी प्रोलैप्स हो गया, हाथ उसका बाहर लटक रहा है। तो अब जो है आप इस केस में और प्राइमरी ग्रेविडा है, तो अब आप इस केस में एक तो एडवांस्ड लेबर है, तो एडवांस्ड लेबर में तो आप कोई एक्सटर्नल स्पेलिक वर्जन वगैरह भी नहीं कर सकते, और ऊपर से प्राइमरी ग्रेविडा भी है, और अब जो है उसका प्रोलैप्स्ड हैंड है, तो इस केस में आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी सेक्शन। तो सी सेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड इन द परसिस्टेंट ट्रांसवर्स लाई, जैसे कि हमने बात की। उसमें सबसे पहले आप यही करोगे, प्री रिक्वेस्ट जो होती हैं सी सेक्शन की, वो हम जब सी सेक्शन करेंगे तो फिर आपको पता होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को सी सेक्शन के लिए, उसका कंसेंट लेंगे, उसको सारा कुछ बताएंगे कि आपका ये अब यहाँ पे सी सेक्शन ही हो सकता है आपका, और फिर उसका एनाल्जेसिया देंगे, और फिर वो उसके वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी IV लाइन मेंटेन करेंगे, उसके ब्लड सब कुछ अरेंज करेंगे, और क्रॉस मैच करके उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बॉटल्स जो है वो अरेंज करेंगे। उसके बाद जो है वर्टिकल जो है वो मतलब उसका इंसिजन देंगे हम जो होता है सी सेक्शन का, और फिर हम उसकी डिलीवरी करेंगे और बेबी मदर की केयर करेंगे। मतलब मेन यहाँ पे सी सेक्शन है, और सी सेक्शन का जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वो उसकी आप यहाँ पे मैनेजमेंट सारी लिख दोगे कि हाउ विल यू एक्चुअली prepare a patient for the C-section and all that. Next is a primary gravida at 36 weeks of gestation, presented with the USG report of beach presentation. She has heard about ECV. She wants to know what is ECV. तो external cephalic version आप उसको बताओगे कि क्या होती है, तो वो आपने इसको बताना है। तो आप उसको बताओगे कि ECV जो है, इट इज़ एक्चुअली अ मैनुअल प्रोसीजर इन विच अ ब्रीच बेबी कैन समटाइम्स बी टर्न फ्रॉम द बटक्स और फुट फर्स्ट टू द हेड फर्स्ट। मतलब ये कि हम बताएंगे मैनुअल प्रोसेस होता है जिसमें ब्रीच बेबी को हम जो है वो बटक्स या फुट अगर नीचे आ रहे हो तो उसको हम फिर ऊपर ले जाते हैं और हेड को नीचे ले आते हैं, उसको एक्सटर्नल स्फेरिक वर्जन का बताएंगे सिंपली। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ECV, हमने बात कर ली कि कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ ECV। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, मल्टीपल जेस्टेशन है, फीटल नॉर्मली है लाइक हाइड्रोसिफिलिस है, प्रीवियस सी सेक्शन स्कार है, प्लेसेंटा प्रीविया, ओलिगोहाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज, हिस्ट्री ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज, प्री इक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन, प्लान टू डिलीवरी बाय सी सेक्शन एनीवे, मतलब हमारा इलेक्टिव सी सेक्शन प्रोसीजर है। अच्छा, देन इज़ द रिस्क ऑफ ECV। रिस्क ऑफ ECV में बताओगे कि ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ECV देयर कैन बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटल एब्रप्शन, कॉर्ड एक्सीडेंट दैट इज़ कॉर्ड प्रोलैप्स, एंड ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज,
जिसमें हम जो है वो एंटी-डी एडमिनिस्टर करते हैं। फ्रीसेस नेगेटिव मदर, देन फीटल बेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब CTG एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। नेक्स्ट इज़ अ सेकंड ग्रेविड विद प्रीवियस नॉर्मल vaginal delivery has presented in the antenatal clinic at 38 weeks of gestation with an ultrasound report showing breech presentation of the fetus. What options will you offer her for delivery? तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए थे, एक vaginal breech delivery हो सकती है, एक ECV हो सकती है और एक इलेक्टिव C सेक्शन हो सकता है। ये 3 ऑप्शंस हो गए। देन उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टिस फॉर द ECV, तो वो आपने बता देना है कि 37 वीक्स होने चाहिए, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। सबसे पहले हम टॉर्कोलिटिक्स देंगे, नाइफ्टिपिन। अगर एंटी रेसिस नेगेटिव मदर है तो हम जो है उसको एंटी-डी प्रोफ्लेक्सिस दे देंगे। मदर को जो है हम फ्लैट लेफ़्ट लेटरल टिल्ट पे लेटाएंगे और फिर हम फीटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। और फिर मतलब वो जो सारी मैंने आपको बताई है ना, वो टेबल की फॉर्म में वो आपने लिखनी है यहाँ पे। देन इज़ व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की 3 हमने देखी थी कि या तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो फ्रैंक है या वो जो है वो फ्लेक्स्ड है, तो उस केस में हम करेंगे। और कोई सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। बेबी का जो वेट है वो 3500 ग्राम से कम होना चाहिए। और जो है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड नहीं होना चाहिए, कोई फीटल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चरल नॉर्मलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सब जो है। और फिर हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देन इज़ अ 36 years old primary gravida is followed up at the health center and referred to the hospital antenatal clinic at 37 weeks of gestation. तो इस केस में जो है वो क्या है, on abdominal examination the size of the uterus corresponds to the dates and head was not engaged but instead felt in the fundus with a longitudinal lie. So what is the most likely presentation in this case? इससे आपको पता चल रहा है दिस इज़ द ब्रीच प्रेजेंटेशन। व्हाट वुड यू लाइक टू डू बिफोर यू अलाउ दिस पेशेंट टू डिलीवर? तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल स्फेलिक वर्जन करोगे। क्यों? क्योंकि अभी हेड इंगेज नहीं है और लॉन्गिट्यूडनल लाई है और 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन भी आ गए हैं, तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आप बताओगे। दैन 3 कॉम्प्लिकेशंस टू दिस फीटस दैट कैन अकर ड्यूरिंग डिलीवरी। तो आप बताओगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, या बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ लेबर।